फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज हम पॉलिटी में संविधान का भाग 11 जो कि केंद्र राज्य संबंध की बात करता है। ठीक है, इससे पहले हमने पिछले वीडियो में संविधान का भाग 10 पढ़ा था जो कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के विषय में बात करता है। तो ये आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी विद स्मार्टनेस में। वहाँ चैनल की लिंक और PDF प्रोवाइड कराई जाती है जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज संविधान का भाग 11 केंद्र राज्य संबंध। फ्रेंड्स, संविधान का भाग 11 केंद्र राज्य संबंध की बात करता है। इसमें 245 अनुच्छेद से 263 अनुच्छेद शामिल हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। संघात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ और एकात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ ये भी हम देखेंगे। संघात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो इसमें केंद्र और राज्य को अपनी अलग अलग शक्तियों का विभाजन है। ये दोनों जितना चाहें अपने विषय पर इन्हें शक्ति प्राप्त है। ठीक है, यानी कि इसका अर्थ है कि यह एक प्रकार का ऐसा शासन होता है जहां केंद्र के पास भी शक्ति प्राप्त होती है और राज्य के पास भी शक्ति प्राप्त होती है। जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो वहां पर केंद्र की शासन शक्ति चलती है, यानी केंद्र सरकार जो कहती है वही कानून लागू होते हैं। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू है। तो ये भारत, अमेरिका जैसे देशों में, जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन, चाइना, इटली इत्यादि देशों पर लागू है। ठीक है, अब चलते हैं हम अनुच्छेद के तहत। सबसे पहला अनुच्छेद आता है 245। इसमें क्या कहा गया है कि संविधान के 245 अनुच्छेद में संसद भारत के संपूर्ण राज्य के क्षेत्र अथवा किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। यानी संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह इससे संबंधित किसी भी विषय पर कानून बना सकती है जो हमारे भारत के संपूर्ण राज्य अथवा किसी राज्य के लिए लागू होता है। फ्रेंड्स, जो केंद्र राज्य संबंध है ये कहाँ से लिया गया है, ये प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो आप ये भी याद रखें ये कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है 246। ये क्या कहता है कि विषय के आधार पर केंद्र और राज्य की विधायी शक्तियों का बंटवारा 3 सूची के माध्यम से किया गया है। कौन कौन सी सूची है वह? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिनका उल्लेख हमने पढ़ा है कि हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित है। 3 सूचियों का वर्णन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इस पर कानून बनाने की बात आती है, इस पर विधायी शक्तियों की बात की गई है। तो केंद्र और राज्य इस पर बंटवारा करती है। चलिए अब हम इसे अच्छे से समझते हैं। हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र सरकार यानी कि संसद और राज्य सरकार यानी कि विधानमंडल की शक्तियों के बंटवारे में 3 सूचियां रखी गई हैं। ठीक है, ये सूचियां हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। फ्रेंड्स, तो संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? संसद को होता है। जबकि राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसे होता है? विधानमंडल पर होता है। और समवर्ती सूची जहां पर संसद और विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकती हैं। तो आप इसे याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 सूचियां हैं और इन पर अधिकार की बात की गई है कानून बनाने की। ठीक है, अब एक चीज और कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं, तो आप वहां पर भी सोचेंगे कि कानून बनाने का अधिकार किसे होता है? तो यूनियन टेरिटरीज पर यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखें। इसमें कुछ कंडीशंस भी दी गई हैं कि किन कंडीशन पर कानून बनाने का अधिकार। तो राष्ट्रपति शासन की स्थिति, जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति और राज्यसभा द्वारा संबंधित राज्य की सहमति से कानून बनाने का अधिकार। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद में है और राष्ट्रपति आपातकाल कौन से अनुच्छेद में है। हम राष्ट्रपति शासन की बात करें तो इसे 356 आर्टिकल में रखा गया है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो इसे 352 अनुच्छेद में रखा गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं ये 30 सूचियों में कौन कौन से विषय आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संघ सूची में सबसे पहले हम देखेंगे सुरक्षा, स्टॉक मार्केट से संबंधित विदेशी मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, मजदूर संगठन, विदेशी ऋण, बैंकिंग, वायु, जल, परिवहन, जनगणना और अंतर्राज्यीय नदियां। यानी कि इनमें ऐसे विषयों को रखा गया है
जो कि राष्ट्रीय महत्व के हैं। ठीक है, इसमें कितने विषय हैं? तो इसमें 100 विषय शामिल हैं संघ सूची में। अगली सूची है राज्य सूची। इसमें कौन कौन से विषय हैं? कृषि, पुलिस, राज्य से संबंधित। ठीक है, जेल, न्याय, सिंचाई, इस प्रकार के विषय आप देख सकते हैं। पंचायती राज हो गया, हमने पढ़ा है। भू राजस्व व्यवस्था और लोक स्वास्थ्य से संबंधित इसमें विषय आते हैं। तो राज्य सूची में मूल संविधान में 66 विषय थे। अभी वर्तमान में कितने विषय हैं? 62 विषय। अब आती है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय हैं ये भी हम देखते हैं। शिक्षा, मजदूर संगठन, जनसंख्या नियंत्रण, राष्ट्रीय जलमार्ग, जंगल इत्यादि। तो समवर्ती सूची में जो है कानून बनाने का अधिकार हमने पढ़ा है संसद और राज्य विधानमंडल को है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे विषयों को भी शामिल किया गया है संशोधन के माध्यम से। वह कौन सा संशोधन था? तो वह 42वां संशोधन था। और 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में। कौन कौन से विषय शामिल कर दिए गए हैं? तो याद रखें आप, वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन और जानवर, पशु पक्षी इत्यादि के बारे में इसमें किसमें शामिल किया गया है? तो आप याद रखें, इन्हें समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट याद रखें फ्रेंड्स कि वो विषय जो संघ सूची में, ना ही राज्य सूची में और ना ही समवर्ती सूची में शामिल है, उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। यानी कि कभी कुछ ऐसे विषय हो जाते हैं जो कि तीनों विषयों में शामिल नहीं है, तीनों सूचियों में शामिल नहीं है, तो उन पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट आर्टिकल है फ्रेंड्स 249। ये क्या कहता है कि राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। ठीक है, यानी इसमें ऐसे विषय आते हैं जो राष्ट्रीय हित से संबंधित है, तो ऐसी कंडीशन पर राज्य सूची से संबंधित विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। ये क्वेश्चन ही बन सकता है, क्योंकि वैसे तो विधानमंडल वहां पर कानून बनाता है, लेकिन जो राष्ट्रीय हित से संबंधित विषय होंगे वहां पर कानून संसद बनाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखेंगे अनुच्छेद 250। ये क्या कहता है कि राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति पे संसद कानून बनाती है ना। आपातकाल आपने देखा होगा कब लगा था? 1975 से 77 के बीच। ठीक है, वहां पर इंदिरा गांधी उस समय थी, वहां पर आपातकाल लगा था। तो उस ऐसी कंडीशन पर तभी हमें शक्ति मिल गई थी कि संसद को कानून बनाने का अधिकार होगा। तो इमरजेंसी में पूछा जा सकता है कि आपातकाल की स्थिति में अधिकार किसे होता है? संसद को होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है 252, जो क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति अंगीकार करना। यानी संसद जो है ऐसे मसलों पर जब 2 या 2 से अधिक राज्य सहमति दे देते हैं, ठीक है, तो वहां पर शक्ति किसे होती है? कानून बनाने की संसद को मिल जाती है। ठीक है, यानी राज्यों की सहमति के बाद, वहां के विधानमंडल की सहमति के बाद कानून बना सकती है कौन? संसद, जब वहां पर आपस में तनाव या टकराव की स्थिति आ जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल है 257, कुछ मामलों में संघ का राज्यों के ऊपर नियंत्रण। यानी कि ऐसे मामले जहां पर संघ जो केंद्र जो है राज्य के ऊपर नियंत्रण करती है, तो वहां पर शक्ति किसे प्राप्त है? केंद्र को शक्ति प्राप्त है कि वे राज्यों को आदेश दे सकती है। ठीक है, ऐसे मामले कौन कौन से हैं? तो हम देखेंगे, अगर राज्य की रेलवे संपत्ति की रक्षा, संचार साधनों के रखरखाव की बात करें, ठीक है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा की बात करें या शिक्षा की बात करें या अनुसूचित जाति के कल्याण की बात करें, तो ऐसे मामलों पर संघ का राज्यों के ऊपर नियंत्रण होना, ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 257। नेक्स्ट आर्टिकल है फ्रेंड्स 262। ये क्या कहता है कि अंतर्राज्यीय नदियों और नदी विवादों से संबंधित मसले पर, ठीक है, ऐसे मसले पर कानून बनाया जा सकता है। यानी कि अगर 2 राज्यों के बीच आपस में टकराव की स्थिति आती है नदी पानी से संबंधित, तो वहां पर न्याय निर्णय के लिए अधिकार प्राप्त है। ये कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है। नदी संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो 252, वहां पर किसे अधिकार प्राप्त है? केंद्र को। नेक्स्ट आर्टिकल है 263, क्या कहता है कि ऐसे मसले जहां पर राज्यों के बीच आपस में विवाद की स्थिति आ जाती है, तो वहां पर अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की बात करता है कौन सा? अनुच्छेद 263। ठीक है, वहां पर राष्ट्रपति को अधिकार है
वह अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर दे। तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 263। फ्रेंड्स, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित 2 आयोग भी आए थे, तो इनके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले आया था सरकारी आयोग। सरकारी आयोग किस लिए आया था? तो ये 1983 में आया था। यह 3 सदस्यीय आयोग था और इसने केंद्र राज्य सरकार की बात की। इसने क्या कहा था कि वह केंद्र और राज्य सरकार के बीच सभी व्यवस्थाओं और कार्य पद्धतियों के लिए, वहां की व्यवस्था के लिए परीक्षण की बात कर रहा था। जो भी हो, नए परिवर्तन हो, एक प्रामाणिक सॉल्यूशन हो, तो सरकारी आयोग ने अपनी सहमति दी थी, वहां पर सिफारिश की थी। और इसमें 3 सदस्य कौन कौन से थे? तो शिवरामन, M.R. सेन, एक सरकारिया यानी R.S. सरकारिया, ये 3 सदस्य थे। इसके बाद आया पुंछी आयोग। इसने भी सिफारिशें की, 2007 में आया था। पुंछी कौन थे? मदन मोहन पुंछी, ये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। 4 सदस्यीय आयोग था। इसमें कौन कौन से सदस्य थे? धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार, प्रोफेसर N. राव, माधव मेनन। तो ये 4 सदस्यीय आयोग था। ये पूछा जा सकता है। 3 सदस्यीय और 4 सदस्यीय आयोग था। पुंछी आयोग ने क्या कहा केंद्र राज्य संबंध के बारे में? कि सरकारी आयोग के आने के बाद जो भी बदलाव आया राजनीतिक आर्थिक परिदृश्य में, तो नई परिस्थितियों में केंद्र राज्य संबंधों का पुनः आकलन के लिए बात करी गई थी पुंछी आयोग में। ठीक है, आप इसे याद रखें। तो 2 आयोग भी बने, सरकारी आयोग और पुंछी आयोग। ये 3 सदस्यीय आयोग था और पुंछी आयोग 4 सदस्यीय आयोग था। चलिए अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सूची में नहीं है? कृषि, जेल, सिंचाई या सुरक्षा? तो हम जानते हैं कृषि, जेल, सिंचाई ये तीनों राज्य सूची के विषय हैं, जबकि सुरक्षा राज्य सूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो हम जानते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? दिवालियापन, कृषि, भू राजस्व या श्रम कल्याण? तो समवर्ती सूची का विषय है श्रम कल्याण। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विषय केंद्र सूची में नहीं है? तो केंद्र सूची में जनगणना, बैंकिंग, मजदूर संगठन, विदेशी। जनगणना है, बैंकिंग है, विदेशी, जबकि मजदूर संगठन नहीं आता। ये कौन सी सूची में आता है? तो ये समवर्ती सूची में आता है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची की धारणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। जबकि संघात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो वह कनाडा से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता? तो हमारे ऑप्शन है कृषि, लोक स्वास्थ्य, पंचायती राज और रक्षा। तो हम देखेंगे ये तीनों विषय राज्य के महत्व के हैं, जबकि रक्षा इसमें शामिल नहीं है, वह आता है संघ सूची में। ठीक है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।